सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और 12th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के कारण से अपने को उसकी एक्स जो होती है, अक्ष होती है, उस अक्ष पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहाँ पर पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे? एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशंस पर उसके अक्ष पर देखो, ये हमारे पास कॉइल होती है, कुंडली होती है और ये इसकी अक्ष कहलाती है। ये अक्ष जो होती है, इस अक्ष पर कहीं पे भी मान लो कि यहाँ पर हमने पी बिंदु ले रखा है, इस पी बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे, एक सर्कुलर कॉइल लेंगे, एक वृत्ताकार कुंडली लेंगे और उस वृत्ताकार कुंडली का हमने सेंटर O मान लिया है। एक वृत्ताकार कुंडली ले लिया हमने और इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र हमने O मान लिया है और इस कुंडली की त्रिज्या को हमने A मान लिया है। क्या किया हमने? एक वृत्ताकार कुंडली ले ली है और इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र O मान लिया है और इसकी त्रिज्या को हमने A मान लिया। इसके केंद्र O से x डिस्टेंस पर, x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या करना है? इसका केंद्र O से क्या करना है? x दूरी पर एक बिंदु P स्थित मान लिया और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये अपने को थ्योरी में लिखना। क्या करना है? एक कुंडली लेना है, एक वृत्ताकार कुंडली लेंगे जिसका केंद्र O मान लेंगे। इस केंद्र O और इसकी त्रिज्या को हमने A मान लिया है। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित होता है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें कुंडली में धारा प्रवाहित करना पड़ती है। तो जब भी किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें, मान लो कुंडली है, इस कुंडली में हमने क्या धारा प्रवाहित कर दी? I धारा प्रवाहित कर दी। तो हम को पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो ओरस्टेन ने ये बताया था कि उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओरस्टेन का प्रयोग हमने 10th में पढ़ा है कि जब भी हम किसी चालक में, कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सर्वप्रथम बायो सावर्ट ने ज्ञात की थी मैथमेटिकल सूत्र के रूप में। और वो बायो सावर्ट के अनुसार, या बायो सावर्ट का जो नियम हमने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ बायो सावर्ट, उसका जो नियम होता है, उस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है dV = μ0/4π I/dl sin θ/r का स्क्वायर। I करंट होता है, dl एक अल्पांश होता है, छोटा सा भाग होता है, स्मॉल पार्ट होता है, थीटा एंगल होता है, dl और r के बीच में जो एंगल बनेगा अभी हम देखेंगे, और उसके बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है और r होती है डिस्टेंस होती है जहाँ पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस x मान रखी, x दूरी पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P को हमने माना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा कौन सा एंगल होता है? जहाँ पर हम अल्पांश लेते dl और r, जो दूरी हमने ले रखी है, दूरी यहाँ से लेना है सेंटर से, क्योंकि से अक्ष पे निकालना, तो डिस्टेंस हमेशा x से लेंगे, ये वाली डिस्टेंस होगी। अब ये जो हमारे पास में यहाँ से यदि अपन कोई लेंथ देखते हैं, इसकी रेडियस खींचते हैं, ये जो वाला एंगल बनेगा थीटा, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि dl के द्वारा जो सेंटर पर हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो जो सेंटर पे जो लाइन होती है या ये स्पर्श रेखा होती है, ध्यान रखें, स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पहले हमने थीटा के वैल्यू 90 डिग्री पुट करी थी, तो सभी केस में ध्यान रखें जब भी कॉइल हो तो थीटा = 90 डिग्री पुट करना है। तो dV की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? μ0/4π I/dl sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है r², और dV = μ0/4π I/dl r का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको हटा दिया हमने, 1 होती है, हटा दिया। dV की वैल्यू क्या आ जाएगी? dV = हमारे पास में
आएगा स्ट्रेट। ये हमारे पास फायरसावर्ट के जो नियम होता है उस नियम से किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अल्पांश से r दूरी पर, जो हमने अल्पांश ले रखा, ये एक छोटा सा अल्पांश ले रखा, इससे r दूरी पर ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, dB का फार्मूला होता है। अब चूंकि जो dB और dl जो होता है वो अल्पांश होता है, अब कुंडली में तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हम बन के मान सकते हैं कि कुंडली होती है ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने। मान लो कि एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया, ऐसे छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, कौन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ दो अल्पांश हम लेंगे, एक xy और दूसरा x डैश y डैश, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इसके कारण से बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम xy अल्पांश ले लिया, तो xy अल्पांश का तो छोटा करना, xy अल्पांश के कारण पहले xy के कारण हम देखेंगे, अल्पांश xy के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा क्या कि ये अल्पांश है, तो ये जो बिंदु P होता है बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, तो इसके कारण से तीव्रता इसमें बल रेखा ऊपर भी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, दोनों डायरेक्शन में जाएगी और इस डायरेक्शन में पूरी चारों तरफ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु P होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करना पड़ता है। जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि बीच में पॉइंट आ गया, अब x डायरेक्शन से y डायरेक्शन में कितनी होगी, दोनों डायरेक्शन में जब इसको निकालना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटक में विभाजित करते हैं। जैसे हमने उसमें भी किया था, निरक्षीय स्थिति में भी किया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटक में हम पॉइंट ऊपर आ गया था, तब x डायरेक्शन से y डायरेक्शन में कितनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे वो कंडीशन हम देखेंगे। तो क्या करना है, बिंदु x y अल्पांश के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में टू कंपोनेंट्स करें, घटकों में वियोजित करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। xy अल्पांश के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटक कर, दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, एक ये वाला जो कंपोनेंट्स था ऊपर, इसको हम dv cos phi के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब dv, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं dv को। तो dv के दो कंपोनेंट्स हैं, क्या, dv cos phi लगभग ऊपर की ओर इस तरह से इसके पैरेलल और एक ऐसा इसके परपेंडिकुलर dv sin में। तो ये वाला पॉइंट घटा और ये वाला, ये किसके कारण से, मतलब इस x y के कारण से, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। बिंदु P पर दो कंपोनेंट्स कर, एक ये वाला dv cos phi लगभग जो कि इसके पैरेलल होगी, कुंडली के पैरेलल वाला हमेशा cos phi वाला होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये कुंडली होती है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा sin phi वाला कंपोनेंट्स होता है। जैसे जिसके साथ phi बनता उसके साथ cos phi वाला कंपोनेंट्स होता, और जिसके साथ phi नहीं बनता उसके साथ sin phi वाला कंपोनेंट्स होता है। इसको नोट कर लेना, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ phi या थीटा एंगल बन रहा है वहाँ पर cos phi लिखना वो कंपोनेंट में, और जिधर phi कुछ भी नहीं बन रहा, ये एंगल नहीं बन रहा है तो वो sin phi के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। अब दूसरा ये हो गया इस एलिमेंट्स के कारण से, इस अल्पांश के कारण से। अब सेकंड अल्पांश हमने यहाँ भी ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, तो इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर दो कंपोनेंट्स करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट्स नीचे आएगा क्योंकि अल्पांश नीचे, तो इसमें इस तरह से नीचे कंपोनेंट्स होगा x y डायरेक्शन में, और इसका x कंपोनेंट्स इधर होगा इस डायरेक्शन से, x कंपोनेंट। तो इसके कारण से भी दो कंपोनेंट्स होगा, x y अल्पांश के कारण से, x डैश y डैश अल्पांश के कारण से भी क्या होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से, dv cos phi ये नीचे होगा, और इसमें क्या था, dv cos phi ऊपर था, देखो dv cos phi ऊपर की ऊपर, ठीक है, और इसमें dv cos phi किधर आएगा, नीचे आएगा, और dv sin phi इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में,
यानी dv sin phi ये इसका भी कंपोनेंट्स का एक्स वाई का भी इस डायरेक्शन में और इसका भी dv का sin phi इसी डायरेक्शन में, दोनों के कंपाउंड एक ही दोनों कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में। क्या करना है, एक्स वाई के कांस्टेंट बिंदु P पर दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, dv cos phi इसके पैरेलल ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर होगा कंपोनेंट्स, ऊपर की ओर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, और dv sin phi होगा वो x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर इसके कारण से दो कंपोनेंट्स का कौन कौन से, इसके कारण से ये नीचे एक पॉइंट है तो नीचे कारण से ये dv cos phi नीचे वाला कंपोनेंट्स होगा और dv sin phi ये वाला कंपोनेंट्स होगा। तो दो कंपोनेंट्स इसके कारण से हो, एक x डायरेक्शन का होता है और एक y डायरेक्शन का होता है कंपोनेंट, हमेशा ध्यान रखें कंपोनेंट दो कंपोनेंट, एक x डायरेक्शन से ना एक y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में साइन वाला लेना, y डायरेक्शन में cos वाला लेना। किसके कंपोनेंट्स का है, dv के, तो dv cos phi और dv sin phi, इधर भी dv cos phi और dv sin phi, तो ये दो कंपोनेंट्स हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, ये dv cos phi ऊपर है और dv sin cos phi नीचे, देखो ये dv cos phi नीचे है और dv cos phi ऊपर है, ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है। dv cos phi और dv cos phi, dv cos phi और dv cos phi बराबर और विपरीत होने का, अपोजिट विपरीत होने से क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, दोनों इक्वल कैंसल। जब भी इस तरह से कोई कंपोनेंट आ जाए एक ऊपर और एक नीचे, दोनों बराबर और विपरीत हो जाए, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो टोटल रिजल्ट 0 होने से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब बचा कौन सा कंपोनेंट, ये dv sin phi वाला, कौन सा कंपोनेंट बचा, dv sin phi, ये कैंसिल हो जाए, क्यों, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल। अब बचा dv sin phi। अब dv sin phi की डायरेक्शन क्या सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों है, तो जब डायरेक्शन सेम होती है तो उसका रिजल्ट निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, टोटल कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ज्यादा किसको किसको जोड़ेंगे, dv sin phi और dv sin phi, कितने कंपोनेंट्स है, दो, तीन कंपोनेंट होगा, तीन बार जोड़ेंगे, चार होगा, चार बार जोड़ेंगे। इस प्रकार से जितने भी कंपोनेंट छोटे छोटे इसके कर सकते हैं उसको सबको क्या करना, ऐड करना, प्लस करना। तो हम प्लस करने के लिए dv sin phi प्लस dv sin phi प्लस dv sin, इतना सब लिखना पड़ेगा, इतना ना लिखते हम एक सिंबल लगा देते सिग्मा, dv sin phi, जहां सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल, किसका टोटल, dv sin phi का, जितने भी dv sin phi सबका टोटल करना। तो अब हम टोटल इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, B इक्वल टू सिग्मा dv sin phi। अब dv की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो dv की वैल्यू हमने बायो-सावर्ट के नियम से निकाल रखी है, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r का स्क्वायर। तो बायो-सावर्ट के नियम से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, dv b इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r का स्क्वायर इनटू sin phi। ठीक है, ये dv की वैल्यू होती है बायो-सावर्ट के लास्ट में हमने यहाँ पुट कर दी है, बायो-सावर्ट के नियम से dv की वैल्यू होती है, इसको हमने लिख दी। अब sin phi की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो sin phi इक्वल टू क्या निकालेंगे, ये phi यहाँ बन रहा है देखो, तो phi को sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे काट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है sin का पार्ट, लंब बटे काट। अब लंब कितना देखो, देखो 90 डिग्री का यहाँ बन जाएगा, तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, फाई एंगल यहाँ बन रहा, तो फाई के एंगल के सामने वाला लंब होता है, ये लंब साइड हो जाएगी। तो जब भी इस तरह से लंब बटे कर्ण, लंब ये क्यों, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड लंब कहलाती है और 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, डायगोनल, हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस या डायगोनल। और
ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये बेस है। तो साइन फाइव में क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये हमारे पास ए है क्योंकि इसकी रेडियस हमने ए मानी है, ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये यहाँ से आता है डिस्टेंस आर, तो साइन फाइव लेंगे ए अपॉन आर हो जाएगी, साइन फाइव को ए अपॉन लंब, लंब कौन सा ये मतलब ए, कर्ण कौन सा आर, ए अपॉन आर। ये वही यहाँ पुट कर दो साइन की जगह, तो बी इक्वल टू आ जाएगा नंबर सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। अब देखो आर और आर की पावर 3 हो जाएगी, बी इक्वल हो जाएगा, देखो म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूँ, करंट भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर की पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी ए भी कांस्टेंट, रेडियस भी, और सिग्मा डी, सिग्मा डी। तो इस तरह से अब हम सिग्मा डी एल का मान निकालेंगे। अब सिग्मा डी एल क्या हो, डी एल मतलब डेल, इसके अल्पांश की लंबाई। अब यदि इसको छोटे छोटे सब अल्पांश को अपन प्लस करते जाएंगे तो वास्तव में सब पूरे छोटे छोटे अल्पांश हमने इसको बाहर अपना डिवाइड करके पार्ट है, तो इन छोटे छोटे भागों को यदि अपन जोड़ते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो वास्तव में पूरी ये सर्कुलर वायर बन जाएगी। ये इसकी क्या कहलाती है, सर्क्यूम्फेरेंस कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है। तो ये जो पार्ट है सिग्मा डी एल यानी कुंडली की लंबाई होगी, ये चीज ध्यान रखिए, ये लेंथ होगी कुंडली की, कॉइल की। तो डी एल का मान मतलब इस कुंडली की पूरी लंबाई, और लंबाई किसके बराबर होती है, इसकी परिधि कहलाती है। तो इसको हम परिधि लिखेंगे, ये बच्चा का कुंडली की क्या कहलाएगी, कुंडली की परिधि कहलाएगी, परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर वायर। तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर की पावर 3 इंटू कुंडली की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन रेडियस हमने ए ले रखी है, यहाँ पर इसी ध्यान रखना कि कुंडली की रेडियस त्रिज्या हमने आर ले रखी है, ए ले रखी है, तो इसकी जो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, आर की जगह ए आ जाएगा क्योंकि कुंडली की त्रिज्या हमने ए ले रखी है रेडियस। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ए वाले ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई ए इंटू ए का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, टेस्ला, टेस्ला। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आर का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, कर्ण का वर्ग बराबर आर स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स पे निकालना, एक्स पे निकालना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, या आर की पावर 3 निकालना हो तो 3 कैसे निकालेंगे, 3/2, दोनों तरफ पावर 3/2 पर इधर 3 चढ़ा दो इधर 3 चढ़ा दो। तो इस तरह से हम आर की पावर 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण वर्ग मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ रखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कर्ण है ये लंब है और ये आधार है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट लिखो या 1/2 लिखो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा या 1/2 लगेगा। तो आर की पावर 3, क्योंकि आर की पावर 3 की वैल्यू निकाल, तो दोनों तरफ आर की पावर 3 चढ़ा दो, यहाँ 3 चढ़ा दो यहाँ 3 चढ़ा दो, तो आर की पावर 3 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये आर की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बी की वैल्यू हमारे पास में फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका यूनिट जो होती है टेस्ला होती है। तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।